हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए सामान्य हिंदी का जो आदित्य पब्लिकेशन का बुक है उसमें हम आप सबको लिए वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें उसका आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओ। अब आप लोग सोचेंगे कि कैसे ओ हुआ, क्योंकि ये सब तो दीर्घ ही लग रहे हैं, बट आपसे पूछा क्या गया है कि मूल स्वर नहीं है। तो आपका बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ ये सब मूल स्वर है, लेकिन जो ओ है यह आपका संयुक्त स्वर है। तो ये इसलिए आपका दीर्घ वाला और डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, सही हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ आपकी जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं स्वर और दूसरी होती हैं व्यंजन। अब आप लोग तीसरा देखेंगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। तो इसलिए आपका मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन जो है वह जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर में छोटी, बड़ी ए आएगा। मध्य स्वर में आपका ह्रस्व आ आएगा और दीर्घ स्वर आपका जो पश्च स्वर है, पश्च भाग है, उसमें आपका जो है दीर्घ आ आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। ए नहीं आएगा, ओ औ ये आपका जो है पश्च में आएगा। तो आप लोग देख लिए कि जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, ई ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, स, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसके लिए एक ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे, जो है ईचु यसा नाम तालु, यानी कि ई, च, छ, ज, झ, ञ, य और सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो आपका छा का जो आंसर हो जाएगा वह तालव्य हो जाएगा। अब सातवां देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो स्वर होते हैं, स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं और यह व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब आप लोग देखेंगे कि 8 नंबर में कौन सा स्वर दिया गया है कि निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। आप लोग ये ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि इसका बी दे दिया गया है ऑप्शन, लेकिन है इसका सही ई। ये सब जो है दीर्घ स्वर हैं। इसमें पूछा गया है दीर्घ स्वर नहीं है, तो छोटी ई जो है आपका दीर्घ स्वर नहीं है। तो 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो य, र, ला, व ये 4 जो है अंतस्थ होते हैं, जिसमें से कि व आपका अंतस्थ है। आप लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन आप लोग देखेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा जो है अल्प प्राण माना जाता है, जिसमें कि आपका ग जो है अल्प प्राण है और ख, घ, ठ ये सब नहीं है, क्योंकि ये दूसरा है और दूसरा जो होता है वह महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अब आप लोग देखेंगे कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण आप लोग देखेंगे कि घोष जिसमें कि सब हो जाए, यानी कि घोष और सघोष, ये आपके इसमें सभी वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरे, चौथे और पांचवे में आपका कौन सा है? ज है, च, छ, पहला, दूसरा अघोष हो गया आपका, लेकिन जो सघोष होता है, जिसको घोष भी बोलते हैं, वह आपका ज है, यानी कि ज, झ, इ ये सब आते हैं। अब आप लोग चलेंगे अपने 12वें क्वेश्चन पे, जिसमें ओष्ठ वर्ण कौन सा है पूछा गया है। तो इसके लिए भी एक सूत्र है, जिसमें उपपद्मनीय नाम ओष्ठा, जिसको ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है, यानी कि वो आपका ओष्ठ वर्ण है। अब आपसे पूछा गया है कि काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ह आपका काकल्य वर्ण है, ये याद रखिएगा। हाँ, या का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है? तो ये चू यसा नाम तालु, तो आपका या का उच्चारण स्थान तालु से होता है। र का विवरण कीजिए, यानी कि र क्या है? तो र एक लुंठित है, सबसे पहले जो कि प्रचलित है। तो आप लोग र से अब देख लीजिए कि लुंठित किसमें दिया गया है। तो लुंठित किसमें, किसी भी में नहीं दिया गया है। नंबर 1 ऑप्शन में ए वाले में दिया गया है, तो आपका इसी से पता लग जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि या रा लावा जितने अंतस्थ होते हैं ये अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं, ये भी सही है। सघोष में आते हैं, वर्ष इसको कहते हैं, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब आप लोग देखेंगे अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ भी 4 होते हैं और उसमें भी 4 होते हैं, दोनों मिलाकर के 8 हुए, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब आप लोगों को देखना है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको अगर किसी भी व्यंजन में हलंत नहीं लगा है तो वो आपका गलत ऑप्शन होगा। तो इसमें जो है दूसरा, तीसरा और चौथे में भी किसी के व्यंजन में हलंत नहीं लगा है, इसलिए आपका ये गलत होगा। और द में हलंत लगा है, द के बाद जो है आपका द्रि और रा इसमें शेष बचता है। तो री में क्योंकि ये स्वर है और स्वतंत्र है, स्वर में इसमें कोई हलंत नहीं लगे। फिर उसके बाद ग है, ग में हलंत लगा हुआ है। जब हलंत लग गया व्यंजन तो वह व्यंजन आधा हो गया, उसके बाद आपका आ की मात्रा निकल गई। यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है ये वाला 17 का ये वाला आपका सही है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि सघोष वर्ण कौन से होते हैं। सघोष यानी कि जिसमें सभी सब मतलब सभी आए वो आपके सघोष होते हैं। तो प फ व ये भी नहीं है, ब भ ये भी नहीं है, त थ ये भी नहीं है। तो ये आपका स जो है ये आपका सघोष है। सॉरी, सॉरी, ब आपका जो है कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, इसमें पूछा गया कि सघोष वर्ण कौन सा है। हाँ, ये जो पा है, था है और सा है ये अघोष है आपका, बट ये जो सा है ये आपका सघोष है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया मुझसे। अब आप लोग देखेंगे, बट इसका सुधार हम कर दिए गए हैं। इसका सी वाला ऑप्शन सही है, बा, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है आपका सघोष होता है। अब आप लोग 19वां देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन में आपका तीनों सा आएंगे और हा आएंगे, यानी कि ऑप्शन सही है ए वाला। फिर उसके बाद उद्यान का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो वही ऑप्शन आप लोग देखिए कि इसमें जिसमें व्यंजन में हलंत लगा हो और उसके बाद उसकी मात्राएं निकली हो, वही जो है आपका शुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही दिख रहा है। ओके, सी वाला ऑप्शन, यानी कि द के बाद उद्यान, द में या लगा हुआ है तो द में हलंत लगेगा, या मात्रा जो है इसमें या, फिर उसके बाद दीर्घ आ रहेगा, फिर ना में हलंत लगेगा, आ निकलेगा। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 21वां ऑप्शन क्या, प्रश्न कौन सा है। इसमें लिखा गया है कि टा वर्ग में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है। यानी कि ट, ठ, ड, ढ, अड़ा ये है तीनों, ए, बी और डी है, धा वाला ऑप्शन नहीं। यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा धा, यानी कि ट वर्ग में यह धा नहीं आता है। अब फिर आप लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ आपकी 52 होती हैं। अब आप लोग काउंट करिए, जैसे देखिए कि 11 आपके स्वर हो गए, 25 आपके अस्पर्श व्यंजन हो गए, और उसके बाद आपका 2 द्विगुण व्यंजन हो गया, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 आपका अंतस्थ व्यंजन हो गया, 2 आपका आगत हो गया। उसके बाद अगर आप लोग मतलब पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा तब आप लोग काउंट कर लीजिएगा, पूरा आपका व्यंजन जो हुए वो 41 हैं और स्वर आपके 11 हैं, कुल मिलाकर के 52 हो जाएंगे। तो आपकी हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं, तो 52 हैं। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 23वां आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या होता है। तो निरनुनासिक जो होते हैं उसकी ध्वनि जो है आपकी मुख से निकलती है। अर्ध अर्ध विपरीत स्वर कौन से होते हैं। अर्ध विपरीत स्वर आप लोग देखेंगे कि ए जो होता है वह आपका अर्ध विपरीत होता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। तो सभी स्पर्श व्यंजन जो होते हैं क, च, पद, ये वाला जो है आपका सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, आप लोग इसको, क्योंकि ये सा, रा और ये हा ये सब नहीं आता है इसमें, क, च, पद, ये जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है ये सही है आपका। अब आप लोग देखेंगे 26वां क्वेश्चन क्या है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो महाप्राण वर्गों वाला जो है आपका ख हो गया, छ हो गया और ठ, ये पहला वाला ऑप्शन हो गया, क्योंकि पहला और दूसरा महाप्राण होता है। महाप्राण में आप लोग कैसे पहला, दूसरा और तीसरा और तीनों सा जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं, इस प्रकार से आप लोग पहचानेंगे। फिर 27वां क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। ये सब इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ही ध्वनियों का द्वित्व हो जाए, ऐसे मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से ज़रूर पूछ लेते हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो पक्का आपका क्वेश्चन वर्णमाला से कभी गलत होने वाला नहीं है, कोई भी एग्जाम दें। फिर 28वां क्वेश्चन है, वह व्यंजन है। तो वह जो है आपका
अंतस्थ या रा ला व अंतस्थ होते हैं तो वह आपका अंतस्थ व्यंजन है। 29वां देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे क्या हम लोग बोलते हैं, लिपि कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। प फ ब भ म व्यंजन कौन से होते हैं, उपु पद्मिनिया नाम ओष्ठ है। तो आप लोग इस सूत्र से स्ट्रिक्ट देखेंगे कि यह आपका ओष्ठ है। फिर दो व्यंजन एक साथ जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे कि छ क प्लस खट्टी छ और त्राता प्लस रा, ऐसे आपका ये संयुक्त व्यंजन बनता है। फिर उसके बाद वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है, तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये जो है आपका स्वर है। फिर स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। स्पर्श व्यंजन में आपका तीनों हो जाएगा। चलिए इससे आप नहीं कन्फर्म। कंठ में आपका क ख ग ये भी मिल जाएगा। अघोष में आपका कौन कौन सा आएगा, तो अघोष में आपका खा और घा आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद महाप्राण में आपका खा और घा आएगा। कंठ ध्वनि अघोष, यस, ये घा आपका सघोष में आ जाएगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ख सही होगा। तो 33 का सी वाला ऑप्शन सही है। अब आप लोग देखेंगे कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो दंत और ओष्ठ से जो बोली जाती है उसे दंतोष्ठ बोलते हैं। तो वकार से दंतोष्ठा इसका एक ट्रिक है जिसमें वह आपका दंतोष्ठ है। आप हमारे एक एक शब्द का अच्छे से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं जो बोल रही हूँ ना सब इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग 35वां क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में तो ए वाला यानी कि दंती सा, मूर्धन्य सा और तालव्य सा, ये तीनों मिल और हा जो होते हैं उसको आप लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, तो उन वर्णों को अघोष बोलते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे अघोष बोलते हैं। और यह ला व व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब 38वां है, निम्नलिखित में से पार्श्विक कौन सी ध्वनि है, तो ल जो है वह आपकी पार्श्विक है। 39वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो यह र ला व आपका अंतस्थ है जिसमें ला इसमें ऑप्शन ए वाला दिया गया है। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, तो देखो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ तालव्य एदैतो च कंठ तालु, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंठ तालु, सॉरी हम कंठ ध्यान दिए थे। तो 40वां का क्वेश्चन ए हो गया, उसका ट्रिक होगा एदैतो च कंठ तालव्य। अब टा वर्ग यानी कि 41वां क्वेश्चन जो है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो आपका मूर्धन्य हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। 42वां का है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर आपका दीर्घ आ हो जाएगा, ये आपका दीर्घ स्वर है क्योंकि वो जो है ये संयुक्त स्वर है और ये आपका दीर्घ यानी कि ऑप्शन नंबर 42 का ए हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार जो होते हैं वो पंचम वर्ण का कार्य करता है, जैसे अंगा येड़ा नामा ये हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, अब आप लोग देखेंगे कि संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, तो ऊ जो है संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ये सब जो है ये संयुक्त स्वर है बट ये मूल स्वर है, दीर्घ का मूल स्वर है ये ऊ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो आप लोग देखेंगे कि यह जो है दंत नहीं है, यानी कि ता था दा धा, डी वाला ऑप्शन यह जो है यह दंत वर्ण नहीं है। फिर 46वां क्वेश्चन जो है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो विपरीत स्वर जो होता है इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अब जब जीभ के आधार पर करेंगे तो अग्र मध्य पश्च तीन ही तो बताए थे, तो इसमें विपरीत कहाँ पे आएगा, तो तीन, डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप लोग 46वां क्वेश्चन 47वां देखेंगे कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, तो कंठ ध्वनियाँ आपकी काखा है। 48वां है, उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, मूर्धा, मूर्धा से डा ढा बोलते हैं। ठीक है। ऋतु रसाणा मूर्धा इसका ट्रिक है।
49 का आप लोग देखेंगे कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण में आप लोग देखेंगे तीन उत्साह ये जो मतलब स्वर वर्ण होते हैं छोटा बड़ा ये आएंगे। और का और गा यानी कि पहला और दूसरा यानी कि ए और बी दोनों सही है 49 में। 50वां का आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ख और ग जो है ये नवीन बिंदियाँ नवीन ध्वनियाँ है, क्योंकि इसके नीचे जो है मात्रा बिंदी लग गई है, तो यह विकसित नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। 51वां आप लोग देखेंगे कि कौन सा घोष वर्ण है। तुम्मा इसमें जो है आपका घोष वर्ण है। घोष यानी कि सघोष जिसमें सभी व्यंजन आते हैं। ख छ च छ ये नहीं, पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष है। आप 52वां देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो इसमें उ जो है वह व्यंजन नहीं है, र य ख है। अब 53वां है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ ध्वनि इसमें जो नहीं है वह ता नहीं है, क्योंकि त दंती है। प फ ब भ यह उपपद में निया नाम ओष्ठ है, यह ओष्ठ है लेकिन ता नहीं है। निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है। तो नासिक की व्यंजन आप लोग इया देख रहे हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। एदय तो चा कंठ तालब भी, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो स्त्री का स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द को द्वितीय व्यंजन कहते हैं, यानी कि जब दो व्यंजन एक साथ लगे हों तो उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसमें दिल्ली हो गई आपका। अब देखिए तीनों सा और ह दिया गया है, तो यह किस में आते हैं। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत तीनों सा आते हैं और ह। अब आप लोग जाएंगे 59वां क्वेश्चन। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो यह संयुक्त स्वर की यानी कि का प्लस खट्टी सा मिल करके संयुक्त तो बनता है, तो यह आपका संयुक्त वर्ण हुआ। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। ज प्लस इया के संयोग से। ज पे हलंत लगा रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद इया ज प्लस इया यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका स जो है यह आपका अघोष है। चलिए 61 वाले क्वेश्चन पर होल्ड करिए। आज के लिए बस इतना ही। 61 वाले क्वेश्चन से हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए उसके आगे के क्वेश्चंस ऑप्शंस को लेकर के आएंगे। थैंक यू।